नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्रवण सिंह राठौड़ आप सभी का एजुकेशनल अड्डा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले पार्ट में हम प्रीवियस ईयर के लगभग 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फर्दर क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले जो हमने पिछले क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं उसका एक क्विक रिविज़न कर लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है, तो वो है पबूजी राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर था हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दुर्ग कौन सा है, तो जल दुर्ग कागरौन दुर्ग है जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की स्मृति में किया जाता है, तो 13 ताली नृत्य है आपके रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे और इन्होंने 24 बाणियाँ नामक एक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है और कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहाड़ सभ्यता का अन्य नाम क्या है, तो आहाड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। साथ ही साथ इसका स्थानीय नाम है वह है दुलकोट। आहाड़ सभ्यता आयड़ या फिर बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को किस नाम से जाना जाता है, तो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल के नाम से जाना जाता है और चारण साहित्य जितना भी मिलता है वो डिंगल साहित्यिक शैली में मिलता है। और डिंगल का जो हैरोस है वो कहा जाता है बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को, जिन्होंने वैली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा है, जिसे कवि दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण किस देवी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं, तो चारण है वो करणी माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बीकानेर राठौड़ राजवंश हैं वो भी करणी माता को अपनी आराध्य या फिर इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं। और मैरंगढ़ दुर्ग की नींव है वो भी करणी माता ने रखी थी। करणी माता का वास्तविक नाम था रिद्दूबाई और करणी माता को डोकरी माता के नाम से भी जाना जाता है। करणी माता का मुख्य मंदिर है वह है बीकानेर के देशनोक में और वहाँ सब पे चूहे पाए जाते हैं जिन्हें हम काबा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है, तो तिलवाड़ा पशु मेला है संत मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, तो बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है जिसकी शुरुआत मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह ने सन 1595 ईस्वी में की थी। ठीक है, और ये चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष के 11 से शुक्ल पक्ष के 11 तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीका किसका उपनाम था, तो जैसा कि मैं कल बता चुका हूँ कि कीका जितने भी राजपूत बालक हुआ करते थे उनका एक संबोधन, कीका एक छोटे बच्चे का संबोधन सूचक शब्द है और महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो कल एक्सप्लेन कर चुके हैं। राजस्थान का राज्य पशु है वो है चिंकारा, और अगर पालतू पशु की श्रेणी में पूछा जाए तो वो आंसर रहेगा ऊँट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन और ओवरऑल 13 क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में खस नामक घास उत्पादित होती है। खस एक सुगंधित घास है, तो राजस्थान के किन किन जिलों में खस नामक घास का उत्पादन होता है, और ये क्वेश्चन आपको कॉपा 2019 में पूछा जा चुका है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर रहेगा भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, खस एक सुगंधित घास है जिसका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है और इसका उत्पादन होता है भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय चौहान के पिता का नाम क्या था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ऐसी शख्सियत है जिनके नाम से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, लेकिन उनके पिताजी का नाम है बहुत कम जनों को पता होगा। तो आपके ऑप्शंस ये रहे, अर्णोराज, बिसलदेव चतुर्थ, सोमेश्वर, अजयराज। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो पिताजी का नाम था वो था सोमेश्वर चौहान, और जो अर्णोराज है वो उनके दादाजी का नाम था, जिन्हें आना जी के नाम से भी जाना जाता है और जिन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील वही है जिसमें बांडी नदी का पानी आता है। ध्यान रखिएगा, एक बांडी नदी पाली में है
लूनी की सहायक है, और एक बांडी नदी अजमेर वाली है जिसका पानी आपके आना सागर झील में जाता है। क्लियर? आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज या आनाजी ने, तुर्क आक्रमण हुआ था, फिर तुर्क आक्रमणों को उन्होंने खदेड़ा था, तो तुर्क आक्रमण से जो अजमेर की भूमि है वो अपवित्र हो गई थी, तो उसको पवित्र करने के लिए, जल से धोने के लिए और उसकी स्मृति में इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, उससे पहले आप जो ऑप्शन डी है अजयराज, उस पर भी गौर करिएगा कि अजयराज है, इन्हें अजमेर का संस्थापक माना जाता है और इन्होंने लगभग 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करी थी। किसने? अजयराज ने। तो अर्णोराज कौन है? पृथ्वीराज चौहान के दादाजी। बिसलदेव चतुर्थ तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और सोमेश्वर हैं, वो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के पिताजी हैं, और अजयराज अजमेर के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो गाइज, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब तक रिपीट हो चुके हैं उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन करेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को प्रॉपरली डेली देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपका कोई भी राजस्थान जीके से संबंधित तथ्य है, क्वेश्चन है, वो रॉन्ग नहीं होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है वालरा, छीमाता, दजिया या फिर जूम। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, छीमाता। अब इनमें जो वर्ड्स ऑप्शन में मिल रहे हैं उनका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को, आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से जानते हैं। अब वालरा के मेनली दो टाइप है, एक है छीमाता, दूसरा है दजिया। अगर स्थानांतरित कृषि मैदानी भाग में की जाएगी तो उसे हम बोलेंगे दजिया। अगर स्थानांतरित कृषि पहाड़ी क्षेत्र में की जाएगी उसे बोलेंगे छीमाता। आप इसे इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि जो माता, छीमाता में माता शब्द आ रहा है और माता का मंदिर कहाँ होता है? पहाड़ी पर। तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो वालरा है, उस वालरा को किस नाम से जानेंगे? छीमाता। और मैदानी क्षेत्र में उसी को दजिया के नाम से जानते हैं। और जूम भी भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? मुझे अच्छे से याद है कि ये क्वेश्चन कॉपा 2019 में तो है ही, जो मैंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा ये पटवार मेंस 2016 में भी पूछा जा चुका है। तो लसाड़िया का जो पठार है कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं अजमेर, अलवर, उदयपुर या फिर सिरोही। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। तो जो उदयपुर के में स्थित कटापटा जो पठारी भूभाग हैं उसे हम लसाड़िया के पठार के नाम से जानते हैं, और जिसका विस्तार है आगे प्रतापगढ़ तक विस्तृत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है खांदू गांव में, बोरखेड़ा गांव में, अबापुरा गांव में, अप्पावास गांव में। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि माही बजाज सागर बांध है और लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी टोटल लेंथ है 3109 मीटर। ध्यान रखिएगा, माही बजाज सागर बांध राजस्थान का लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबा बांध है, जिसकी कुल लेंथ, कुल लंबाई है 3109 मीटर, 3109 मीटर। और ये बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। अब बांसवाड़ा ज़िला तो ठीक है, लेकिन बांसवाड़ा ज़िले का कौन सा गांव है अगर ये आपको पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बोरखेड़ा गांव। ऑप्शन नंबर बी, बोरखेड़ा गांव। तो माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा ज़िले के बोरखेड़ा गांव में स्थित है। अब आपको ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें आपको खांदू गांव नज़र आ रहा है। तो खांदू गांव से राजस्थान में माही नदी प्रवेश करती है। खांदू गांव भी बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है और खांदू गांव से माही नदी का राजस्थान में प्रवेश एंट्री होती है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी में आपको अप्पावास गांव देखने को मिल रहा है।
तो अप्पावास गांव में आपके एक डैम स्थित है जिसे आप बोलते हैं गोसुंडा डैम, जो कि आपके गंभीरी नदी पर निर्मित है। गंभीरी बेड़े चंदिया है, इन दोनों का जल मिलकर अप्पावास गांव में गोसुंडा डैम का निर्माण करवाया गया, जहां कुछ टाइम पहले अराउंड 1 ईयर अगो वेदांता ग्रुप के द्वारा राजस्थान का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। राजस्थान का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? गोसुंडा डैम, अप्पावास गांव, चित्तौड़गढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहलाता है, यानी मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं खेजड़ी, बबुल, पीपल या फिर नीम। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खेजड़ी। खेजड़ी को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है और इसका जो वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है खेजड़ी का, वो है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ठीक है, एक और फैक्ट, दशहरा जिसे हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं, उस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। एक और फैक्ट, पांडवों ने अज्ञातवास में जाने से पहले अपने शस्त्र और अस्त्र खेजड़ी के वृक्ष में छिपाए थे। एक और फैक्ट, खेजड़ी को समी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। एक और फैक्ट, खेजड़ी को कटने से बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी के शासनकाल में विश्नोइयों ने खेजड़ी के पेड़ों को कटने से बचाने के लिए बलिदान दिया था और इसे खटाना शाखा के नाम से जानते हैं। ये जो बलिदान है विश्नोइयों के द्वारा खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, इस बलिदान को खटाना शाखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में वर्टिसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? ये वर्टिसोल्स है, ये राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर है। तो मृदाओं का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसमें से एक टाइप है वर्टिसोल्स। तो राजस्थान में वर्टिसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, या फिर पश्चिमी राजस्थान में, या फिर पूर्वी राजस्थान में, या फिर उत्तरी राजस्थान में। तो राजस्थान में वर्टिसोल्स मृदा है, ये आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जिसे हम हाड़ौती का पठार रीजन बोलते हैं, हाड़ौती रीजन है, वहाँ पाई जाती है, जिसमें आपके मेनली 4 जिले आते हैं। वो हैं आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, तो 4 जिले हैं हाड़ौती रीजन में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और यहीं हाड़ौती पठार का विस्तार है और इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती हैं, जिसे आप कपासीय मृदा या फिर रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ कपासीय मृदा या फिर जो वर्टिसोल मृदा है या काली मिट्टी है, उसका पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पाए जाने का प्रमुख कारण है बेसाल्ट लावा निर्मित चट्टानें, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानी जाती हैं। ठीक है, तो अगर राजस्थान में काली मृदा पूछा जाए, रेगुर मृदा पूछा जाए, कपासीय मृदा पूछा जाए या वर्टिसोल्स मृदा पूछा जाए, एक ही आंसर है और वह है आपके हाड़ौती पठार वाला रीजन, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ या फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान। क्यों पाई जाती है? बेसाल्ट लावा निर्मित चट्टानों के शरण से उनका डिग्रेडेशन होता है टाइम के साथ में, तो उस वजह से वो टूटती गई और काली मिट्टी का जमाव होता गया, और ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजमेर क्षेत्र को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1956। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, और इसका अंतिम चरण यानी 7वां चरण था, वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था, और इसी दिन अजमेर, मेरवाड़ा और टौड़गढ़
यानी मेरवाड़ा और टौड़गढ़ ये दोनों अजमेर ज़िले में ही स्थित हैं। तो अजमेर, मेरवाड़ा, टौड़गढ़ ये जो संपूर्ण इलाका है ये राजस्थान में मिला दिया गया था। जो वर्तमान राजस्थान में हम देखते हैं उसमें इस इलाके को 1 नवंबर 1956 के दिन मिला दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? अगर हम राजस्थान के राजवंशों का अध्ययन करते हैं तो हम पर्टिकुलर पाते हैं, जैसे मेवाड़ के जो राजवंश का अध्ययन करते हैं तो वहाँ रावल और राणा या महाराणा की उपाधि देखते हैं। हम जैसे जोधपुर के मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हम महाराजा की या राव, प्रारंभ में राव की उपाधि देखते हैं और कालांतर में महाराजा जसवंत सिंह जी के बाद में महाराजा की उपाधि दिखाई देती है। इसी तरह डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में महारावल की उपाधि मिलती है। तो उसी तरह जयपुर के जो शासक थे उसमें सवाई की उपाधि देखने को मिलती है। लेकिन पहली बार सवाई की उपाधि जयपुर के किस शासक को दी गई थी? तो वो थे आपके सवाई जय सिंह द्वितीय। अब क्वेश्चन ये है, सवाई जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी और ये वही जय सिंह द्वितीय है जिन्होंने सन 1727 में आपके जयपुर शहर की स्थापना करी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं है, सॉरी, तो इसमें आप औरंगजेब करेक्ट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा औरंगजेब। अकबर के बारे में तो आप जानते ही हैं, और अकबर का पुत्र था जहांगीर और जहांगीर का पुत्र था शाहजहाँ, शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब। और ये अकबर टू आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक मुग़ल शासक हुआ था। अकबर टू से संबंधित एक फैक्ट आपको याद रखना है कि अकबर टू है अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाने वाली पेंशन पर निर्भर रहने वाला प्रथम मुग़ल शासक था, वह था बादशाह अकबर टू। और राजा राम मोहन राय का आपने नाम सुना होगा, उसको राजा की उपाधि इसी अकबर टू ने दी थी। और इसी अकबर टू के कहने पर राजा राम मोहन राय आपके इंग्लैंड गए थे, वहाँ से किंग से मुलाकात करने के लिए, और वहीं उनकी ब्रिस्टल नामक शहर में मृत्यु हो जाती है और उनकी समाधि वहीं ब्रिस्टल शहर में बनी हुई है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उनकी जो समाधि है उस पर संस्कृत में कुछ पंक्तियाँ उत्कीर्ण हैं, और ये वही पंक्तियाँ हैं जो कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली नाटक में वर्णित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर आप कर लीजिएगा औरंगजेब, ऑप्शन से गलत छप गए, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा औरंगजेब, यानी औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। उसके बाद जयपुर के जितने भी शासक हुए उन्होंने अपने नाम के आगे सवाई की उपाधि लगाना प्रारंभ किया था। सवाई से रिलेटेड एक और मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ आपको कि जोधपुर के एक शासक हुए, उन्हें भी सवाई की उपाधि दी गई थी। उनका नाम था सूरसिंह। तो उपाधि के बाद उनका नाम क्या हुआ? सवाई सूरसिंह। अब प्रश्न ये है, इन्हें सवाई की उपाधि दी किसने थी? तो जोधपुर के एकमात्र शासक थे सूरसिंह जिन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी, और वो दी गई थी अकबर के द्वारा। अब जोधपुर के एक और शासक थे जिसे अकबर ने कुछ उपाधि दी थी, वो थे उदय सिंह, और अकबर ने उन्हें मोटा राजा उदय सिंह की उपाधि दी थी, मोटा राजा की उपाधि दी थी। तो कंप्लीट नाम उनका हो गया मोटा राजा उदय सिंह। और ये वही मोटा राजा उदय सिंह हैं जिनके शासनकाल में 1595 ईस्वी में बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ पशु मेला लगना प्रारंभ हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राव मालदेव कहाँ का शासक था? आपके ऑप्शन हैं मेवाड़, मारवाड़, आमेर या फिर भरतपुर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मारवाड़। राम मालदेव को हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। राम मालदेव को हसमत वाला शासक भी कहा जाता है, और ये मारवाड़ के शासक हुए हैं जो कि मारवाड़ के शासक राव गांगा के पुत्र थे, और इन्हीं राव मालदेव के पुत्र हुए जिन्हें आप रावचंद्र सेन के नाम से जानते हैं। और इन्हीं राव मालदेव की एक पत्नी थी जिनका नाम था उमादे, और उन्हें इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं राव मालदेव को इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो सोजत दुर्ग में हुआ था, और इन्हीं राव मालदेव को मारवाड़ के
राठौड़ राजवंश का प्रथम पितृहंता माना जाता है? ध्यान रखिएगा कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में 2 पितृहंता हुए हैं। प्रथम पितृहंता कहा जाता है राव मालदेव को, जिन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या की, ऐसा इतिहास में वर्णित है। कुछ जगह ये भी उल्लेख मिलता है कि राव जो गांगा थे वो अफीम का नशा किया करते थे और खिड़की में बैठे थे, तो उस वजह से वो नीचे गिर गई, उस वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ये भी बताया कि राव मालदेव ने, यानी उस समय वो कुंवर थे, कुंवर मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में दूसरे पितृहंता हुए हैं, वो उनका नाम है महाराजा बख्त सिंह, जिन्होंने अपने पिता अजित सिंह की हत्या की थी। अजित सिंह वही हैं जो कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र थे। अजित सिंह वही हैं जिन्हें वीर दुर्गादास राठौड़ ने गद्दी पर पीठासीन करने के लिए 30 वर्षों तक मुगलों से कड़ा संघर्ष करा था। अजित सिंह वही हैं जिन्हें कान का कच्चा शासक कहा जाता है और जिन्होंने अपने चापलूसों के कहने पर उन्हीं महान राठौड़ों के यूलिसेस कहे जाने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से देश निकाला दे दिया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शंस ये रहे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो गाइस, पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मैंने ये भी रिपीट करा था कि अगर आपको वर्ग मील में पूछा जाए तो आपका एरिया रहेगा 132, 140, 132, 140 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अब राजस्थान को मेनली हम 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। उसमें फर्स्ट भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 61%, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एग्जैक्ट फिगर में आपको पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 61.11%। यानी राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसमें पहला भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि राजस्थान के टोटल एरिया का 61.11% कवर करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टापरा क्या है? क्या ये भील जनजाति के लोगों का घर है? क्या ये एक प्रथा है? क्या ये मांडना का एक प्रकार है या एक प्रकार का रियासतकालीन कर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये एक भील जनजाति के लोगों का घर है। इसी टापरा को हम कू के नाम से भी जानते हैं। इसी टापरा को हम कू के नाम से भी जानते हैं। तो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट, और इसी तरह प्यार बरकरार रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।